नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस किताब से कुछ अंश लेकर आया हूँ वो एक फ्रेंच दार्शनिक और गणितज्ञ द्वारा लिखी गई है। काफ़ी समय पहले लिखी गई थी, यानी मेरे ख्याल से 200-300 साल पहले लिखी गई रही होगी। और इसके लेखक थे रेने डेकार्ट। अब एक फ्रांस के एक दार्शनिक और गणितज्ञ थे। तो फ्रेंच में तो इनके नाम का उच्चारण होगा रेने डेकार्ट, पर मैंने गूगल अनुवाद किया तो हिंदी में अनुवाद दिया है रेने डेस्कार्टेस। और मैं वो जो फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है वही, मतलब जो फ्रेंच उच्चारण होता है फ्रांस में जो इसे उच्चारण किया जाता है नाम का, तो मैं उसी तरह करता हूँ। रेने डेकार्ट उनका उच्चारण है, यानी स्पेलिंग तो है RENE, तो रेने, और DESCARTES, तो ES मेरे ख्याल से उसका उच्चारण नहीं होता है, तो हो गया रेने डेकार्ट। तो कई साल पहले मेरे ख्याल से जब मैं कॉलेज में था तो मैंने इनकी एक किताब पढ़ी थी अंग्रेज़ी में, डिस्कोर्स ऑन मेथड। उसके कुछ अंश मुझे बहुत प्रभावित किए। ये अंश थे अपनी तर्क शक्ति को कैसे विकसित करें इसके बारे में। तो वही जो अंश मुझे बहुत प्रभावित किया था जब मैं कॉलेज में था, तो उसी अंश को मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ। इस पुस्तक को मैंने एक्सेस किया है, या मतलब मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा हूँ। एक ऑनलाइन वेबसाइट है प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, उससे। प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग में समझिए कि मेरे ख्याल से 75,000 के करीब ऑनलाइन किताबें हैं, फ्री हैं, क्योंकि कुछ पुरानी किताबें हैं। पुरानी यानी मेरे ख्याल से 50-60-70 साल के पहले जो किताबें लिखी गई हैं, तो क्योंकि कॉपीराइट उन पर ख़त्म हो जाता है तो ऐसी किताबें उपलब्ध होती हैं मुफ्त में, यानी निःशुल्क उपलब्ध है ऑनलाइन। आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। कॉपीराइट की इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कॉपीराइट इनके ख़त्म हो चुके हैं। तो आप ऐसी कई सैकड़ों किताबें हैं, इनमें से कई अच्छी किताबें आप अपनी जो आपकी पसंद है उसके अनुसार, जिन विषयों में आपकी रुचि है उसके अनुसार आप इन किताबों को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आज मैं रेने डेकार्ट की किताब से कुछ अंश पढ़ने जा रहा हूँ, और उस किताब का अंग्रेज़ी में शीर्षक है डिस्कोर्स ऑन द मेथड ऑफ राइटली कंडक्टिंग द रीज़न एंड सीकिंग ट्रूथ इन द साइंसेस। अब इसका मैंने गूगल अनुवाद किया है, तो गूगल अनुवाद के हिसाब से तर्क को सही तरीके से संचालित करने, तर्क भी बोल सकते हैं या मस्तिष्क बोल सकते हैं, या जो हमारी जो सोचने की प्रणाली है, यानी तर्क या सोचने की प्रणाली को सही तरीके से संचालित करने और विज्ञान में सत्य की खोज करने की विधि पर प्रवचन, रेने डेकार्ट द्वारा। तो अब मैं ये पढ़ता हूँ। इसके पहले मैं चर्चा कर लूँ कि मैं किस पुस्तक में ये सबसे पहले ये अंश पढ़ा था। तो ये डिस्कोर्स ऑन मेथड, ये जो किताब है, ये एक अंश के रूप में आती है। मेरे ख्याल से 100 खंड होंगे या उससे भी अधिक होंगे, या उसके आसपास होंगे। अंग्रेज़ी में एक किताब छपी थी, ग्रेट बुक्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, यानी पश्चिमी दुनिया की महान पुस्तकें या किताबें। तो उसी में एक खंड था, मेरे ख्याल से दार्शनिकों पर था, फ्रांस के जो रैशनलिस्ट कहे जाते हैं, यानी जो बुद्धि पर ज़्यादा जोर देते हैं दार्शनिक, यानी भौतिक दुनिया के बदले वो जोर देते हैं, या वे मानते हैं कि हमारे अंदर पहले से ही, हमारे मस्तिष्क में ही कई सारी ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं जिनसे हम सब सत्य की खोज कर सकते हैं। रैशनलिस्ट में बोला जाता है अंग्रेज़ी में। तो मेरे ख्याल से वो खंड उन्हीं पर रहा होगा। तो उसमें स्पिनोज़ा जो एक थे डच फिलोसोफर, यहूदी थे, तो स्पिनोज़ा की एक पुस्तक थी एथिक्स, उसी में रेने डेकार्ट की पुस्तक थी डिस्कोर्स ऑन मेथड, और मेडिटेशंस भी मेरे ख्याल से इनकी थी। और लाइबनिट्स जो जर्मनी के, लीबनिट्स भी कुछ बोलते हैं कुछ लोग, लाइबनिट्स उनके नाम का उच्चारण करते हैं। लाइबनिट्स की भी एक किताब थी, उसमें मेरे ख्याल से मोनैड्स जो उन्होंने इस शब्द का मेरे ख्याल से आविष्कार किया था, इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने शुरू में किया था, मोनैड्स, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हो सकता है गलत हूँ। खैर, ये तो थी दार्शनिकों के बारे में। तो उसी एक खंड में मैंने इनकी एक किताब पढ़ी थी, और मुझे लगा कि इसमें जो तरीका और प्रणाली बताई गई है वो काफ़ी मदद कर सकती है, ख़ास करके विद्यार्थियों के लिए, अगर उन्हें अपनी तर्क शक्ति, अपने सोचने की शक्ति को बढ़ाना है, या उसे एक सही जो सिस्टमैटिक होता है, जो
एक व्यवस्थित दिशा देनी है तो वो आप कर सकते हैं। मतलब आप इस प्रणाली को जानकर उसको अपनी सुविधानुसार इनमें कुछ बदलाव ला सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, तो अपने अनुकूल इन्हें आप बदल कर बना सकते हैं। किसी को अक्षरशः हमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, उनका अनुसरण अक्षरशः करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमें लगे सही है उसमें उन चीज़ों को हम ले लें, जो हमें उसमें लगे कि हमारे काम की चीज़ नहीं है तो उसको हम छोड़ दें। तो आइए मैं पढ़ता हूँ इसमें से, इस पुस्तक में से, तर्क को सही तरीके से संचालित करने और विज्ञान में सत्य की खोज करने की विधि पर प्रवचन रेने डेस्कार्tes द्वारा। जैसे कि बहुत सारे कानून अक्सर न्याय में बाधा डालते हैं, इसलिए एक राज्य सबसे अच्छा शासित होता है जब कुछ कानूनों के साथ उन्हें कठोरता से लागू किया जाता है। इसी तरह तर्कशास्त्र में बहुत सारे उपदेशों के बजाय मेरा मानना था कि निम्नलिखित 4 मेरे लिए पूरी तरह से पर्याप्त साबित होंगे, बशर्ते कि मैं उनका पालन करने में कभी भी विफल न होने का दृढ़ और अडिग संकल्प ले लूँ। यानी रेने डेकार्ट का मानना था कि कानून कम हो पर उन्हें दृढ़ता से या कठोरता से लागू किया जाए तो उसका असर बेहतर होता है समाज पर। उसी तरह अगर हम कुछ ऐसे नियम बना लें सोचने के जो कम हो पर उन्हें हम कठोरता से या उन्हें बहुत सावधानी पूर्वक उन्हें हम लागू करें, दृढ़ होकर और अडिग संकल्प लेकर लागू करें, तो उससे हमें ज़्यादा लाभ होगा। यानी सही तरीके से सोचने की शक्ति हमारी बढ़ेगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं कि इनके ये क्या 4 कदम थे या 4 जो इनके नियम थे। पहला यह था कि कभी भी किसी ऐसी बात को सच न मानूं जिसके बारे में मुझे स्पष्ट रूप से पता न हो। यानी जल्दबाजी और पूर्वाग्रह से सावधानी पूर्वक बचना और अपने निर्णय में उससे अधिक कुछ भी शामिल न करना जो मेरे दिमाग में इतनी स्पष्टता से प्रस्तुत किया गया हो कि संदेह के सभी आधार बाहर हो जाएं। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। पहला यह था कि कभी भी किसी ऐसी बात को सच न मानूं जिसके बारे में मुझे स्पष्ट रूप से पता न हो। यानी जल्दबाजी और पूर्वाग्रह से सावधानी पूर्वक बचना और अपने निर्णय में उससे अधिक कुछ भी शामिल न करना जो मेरे दिमाग में इतनी स्पष्टता से प्रस्तुत किया गया हो कि संदेह के सभी आधार बाहर हो जाएं। तो आप भी जिस भी विषय को पढ़ें तो पहले समझ लें उसको कि उस विषय में क्या क्या मुख्य बातें हैं या उस विषय का आधार क्या है। जैसे आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ मास क्या होता है, स्पेस टाइम, ये सब आपको जानना होगा। यानी फोर्स क्या होता है और वर्क क्या होता है, इन सब चीज़ों को आपको अच्छी तरह समझ लेना होगा, तभी आप फिर अपने विचारों को उस पर लगा सकते हैं, लागू कर सकते हैं। जब तक कुछ आपको मटेरियल नहीं रहेगा, यानी कुछ तो चाहिए हमें विषय जिस पर हम विचार करें या तर्क इस पर लागू करें। तो पहला कदम है तर्क का कि उस विषय को हम पहले अच्छी तरह समझ लें, उसमें क्या क्या सत्य बातें हैं या किन चीज़ों को हम सत्य मानकर फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं इसकी करनी होगी, तो उन चीज़ों को आप अच्छी तरह समझ लें। दूसरा कदम, जांच के तहत प्रत्येक कठिनाई को यथासंभव अधिक भागों में विभाजित करना और उसके पर्याप्त समाधान के लिए जितना आवश्यक हो सके। तो आप देखेंगे कि हर विषय को विभाजित किया जाता है और जब भी आप किसी विषय पर विचार कर रहे हैं या उस पर अपनी कोई राय कायम कर रहे हैं तो आपको उस विषय को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए या उसके हिस्से कर लेने चाहिए, खंड खंड कर लेना चाहिए। तो इसे समझने में आसानी होती है और हमारे मस्तिष्क को कार्य करने में आसानी होती है। जैसे कि अष्टाध्यायी आप ले लीजिए, संस्कृत का जो महान व्याकरण है, तो अब आप पुष्पा दीक्षित जी की पुस्तक पढ़ेंगे या उनके वीडियोस भी जब देखेंगे तो भी यही बताती हैं कि अष्टाध्यायी को पाणिनि जो ऋषि थे या महर्षि पाणिनि जो थे, उन्होंने सरल इसी तरह बनाया संस्कृत व्याकरण, क्योंकि उन्होंने अलग अलग भागों में तोड़ दिए, मतलब उन्होंने कई भाग कर लिए थे संस्कृत व्याकरण के। तो जैसे एक जगह वो बात करेंगे जो प्रत्यय लगते हैं, यानी क्रिया से जो लगते हैं प्रत्यय उन पर, और कुछ जो या संज्ञा से लगते हैं। इसके लिए अलग अलग शब्द बने हुए हैं, ऐसे प्रातिपदिक है और बहुत सारे शब्द हैं। अभी थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ दिमाग में मेरे आ जाएं जो वो संज्ञाएं हैं उस शास्त्र की, व्याकरण शास्त्र की। तो जैसे कि आप देखेंगे कि उसमें
प्रत्यय है, प्रत्यय के पहले जो आता है उसके लिए भी एक शब्द है, ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो जब प्रत्यय लगता है तो फिर क्या क्या कार्य उसमें होंगे, क्या अंग, जैसे जब प्रत्यय लग जाएगा किसी शब्द से तो वो उसका अंग हो जाता है, फिर उस अंग पर कार्य करने के पहले कुछ उपांग है उन पर कार्य करना होगा। तो इन सब के लिए अष्टाध्यायी में अलग अलग प्रकरण या अलग अलग खंड बना दिए हैं पाणिनि ने। तो संस्कृत के व्याकरण को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उन्होंने व्याकरण का अध्ययन बहुत सरल कर लिया है। तो पुष्पा दीक्षित की पुस्तकों पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा बाद में। अभी थोड़ा मैं उन पुस्तकों का अध्ययन कर रहा हूँ और काफ़ी समय हो गया पढ़े, तो अभी कुछ कुछ बातें मुझे ध्यान में नहीं आ रही हैं। तो कहने का मतलब है कि अष्टाध्यायी जो है संस्कृत व्याकरण का महान शास्त्र, वो भी सरल इसीलिए है कि पाणिनि ने अपने विषय को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया था और उन्होंने उन विषयों पर कुछ नियम या सूत्र बनाए थे जिससे कि संस्कृत के व्याकरण का अध्ययन आसान हो जाता है। जैसे समास प्रक्रिया है तो उसके लिए अलग उन्होंने सूत्र दिए हैं, समास प्रक्रिया। फिर आप देखेंगे जब जैसे क्रिया के जो विषय हैं उनके लिए उन्होंने अलग अलग सार्वधातुक प्रत्यय बनाए हैं, आर्धधातुक प्रत्यय बनाए हैं। तो ऐसे ऐसे उन्होंने खंड खंड किए हैं अपने व्याकरण शास्त्र को। फिर आप देखेंगे कि जो संज्ञा से जो प्रत्यय लगते हैं, यानी सुप प्रत्यय उन्हें कहा जाता है। जैसे पाणिनि ने ऐसे उन्हें बयान किया है, सु औज सम औक्षस टाभ्याम भेस ङेभ्याम भेस ङसिभ्याम भेस ङसो साम ङी ओ सुप। तो ऐसे ये सब प्रत्यय हैं संस्कृत के। ऐसे ही अब जब आप क्रिया पढ़ेंगे तो उसमें तिप प्रत्यय लगेंगे, जैसे तिप्तच्छी सिप्तस्थ मिप्पस्मस्त आताम छ था साथाम ध्वम इट वहिंग महिंग तिंग प्रत्यय, क्षमा कीजिए तिप नहीं, तिंग प्रत्यय लगेंगे। तो इस तरह खंड खंड कर दिया है उन्होंने व्याकरण को। और जब आप अष्टाध्यायी पढ़ेंगे तो आपकी बुद्धि विकसित होगी। तो इसलिए अष्टाध्यायी पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जल्द ही बनाऊंगा। तो पहले मैं थोड़ा उनकी पुस्तकों का गहरा अध्ययन कर लूँ, फिर एक संस्कृत व्याकरण कैसे हमें मदद कर सकता है, सहायता कर सकता है हमारे विचारों की प्रक्रिया को विकसित करने में, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो दूसरी बात ये थी कि अपनी कठिनाई या अपने विषय को अलग अलग भागों में विभाजित कर लीजिए और फिर उन पर ध्यान गौर कीजिए। तीसरा, अपने विचारों को इस तरह से संचालित करना कि सबसे सरल और जानने में आसान वस्तुओं से शुरू करके मैं धीरे धीरे और जैसा कि यथा कदम दर कदम अधिक जटिल वस्तुओं के ज्ञान तक पहुंच सकूं। उन वस्तुओं को भी विचारों में एक निश्चित क्रम प्रदान करना जो अपने स्वभाव में पूर्ववर्ती और अनुक्रम के संबंध में नहीं है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी लग सकती हैं कि जैसे उनमें कुछ क्रम नहीं है, यानी कुछ सिस्टम जैसा नहीं लग रहा है कि एक चीज़ पहले हो रही है उसके बाद दूसरी हो रही है। यानी तर्कशास्त्र में तो यही हम देखते हैं कि पहले क्या क्या तथ्य हमारे सामने हैं, उनसे हम और कौन कौन से तथ्य निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल निगमन प्रक्रिया कही जाती है, डिडक्टिव लॉजिक होती है। जब आप तर्कशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो उसमें डिडक्शन, इंडक्शन, ये सब प्रक्रियाएँ हैं। तो उसमें निगमन प्रक्रिया होती है, यानी कुछ जो विषय आपको अब ज्ञात हैं, प्रतिज्ञप्तियाँ जो होती हैं, मेरे ख्याल प्रोपोजिशंस, तो उनसे और कौन कौन से हम कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, उनसे क्या हम निष्कर्ष खींच सकते हैं या निकाल सकते हैं तर्कशास्त्र के द्वारा। तो इसकी चर्चा होती है उसमें। तो खैर, जो तीसरी बात वो कर रहे हैं वो ये है कि सरल चीज़ से फिर कठिन की ओर बढ़िए। ये नहीं कि पहले ही कठिन चीज़ों पर विचार करने लगिए। उसके पहले आपको क्या करना है कि आप जो सबसे सरलतम जो संज्ञाएं हैं आपके विषय की, उसको अच्छी तरह समझ लें, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। जैसे उदाहरण के लिए, जोड़ना सरल है, घटाना फिर उसके आगे थोड़ा और है, क्योंकि आप घटाना तभी सीख सकते हैं जब आपको जोड़ना पता हो। जैसे मान लीजिए 5 में से 3 घटाना है, तो घटाने की प्रक्रिया तो जोड़ने की प्रक्रिया के बाद सिखाई जाती है, क्योंकि जोड़ना सबसे सरल प्रक्रिया है गणित की, जहाँ तक मेरा विचार है। तो जैसे आपने जोड़ा 3 में आपने 2 जोड़ा तो हो गया 5, 3 + 2 5। अब 5 में से 2 को घटाना है तो आप कैसे घटाते हैं? आप मन में यही विचार करते हैं ना कि जैसे 2 में कितना जोड़ने से 3 होगा, तो इसलिए मतलब 5 में से, अच्छा जैसे हमने बात की थी 3 में 2 जोड़ने की, ठीक है, तो 5 हो गया। 5 में से 2 घटाने की बात होगी तो हम यही विचार करते हैं ना कि 2 में कितना जोड़ें तो 5 होगा, तो 3, तो जवाब हो गया 3। तो इसलिए जोड़ना सरल प्रक्रिया है। फिर उसके बाद वाली प्रक्रिया है घटाना, फिर उसके बाद है
गुणा करना, गुणा यानी क्या है, जोड़ते रहना, बार बार उसी क्रिया को दोहराना, जोड़ते रहना। और डिवीज़न में जैसे कहते हैं बार बार घटाने की प्रक्रिया हम करते हैं, या हम ये अपने आप से पूछते हैं कि जैसे एक संख्या दूसरे में कितनी बार आई है। तो उस प्रश्न का जवाब, जैसे आप जब डिवीज़न की बात करते हैं यानी भाग देने की, जैसे मान लीजिए हमने 6 को 3 से भाग दिया, तो हम अपने आप से पूछ रहे हैं, 2 तरह से हम सवाल पूछते हैं अपने से कि ऐसी कौन सी संख्या है जो, जैसे 6 को हम भाग दे रहे हैं 3 से, तो हम अपने आप से पूछेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 बार 6 में आई है। उसका भी जवाब वही होगा, या 3 कितनी बार उस संख्या में, ऊपर वाली जो संख्या जिसे भाग दे रहे हैं उसमें आया है। तो दोनों का जवाब एक ही होगा। तो जब गुण आपको गुण्य और गुणक का ज्ञान हो जाएगा तो आप डिवीज़न का अच्छा ज्ञान हासिल कर लेंगे। इसीलिए कभी भी जब विषय में महारत हासिल करना चाहते हैं तो सरल से आगे बढ़िए, सरल से कठिन की ओर। जैसे व्याकरण ले लीजिए, अंग्रेजी व्याकरण जैसे हम बात करते हैं, हिंदी व्याकरण की भी कर सकते हैं। जैसे हिंदी व्याकरण में भी आप देखेंगे तो पहले आपको समझना होगा संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, फिर क्रिया क्या होती है। पर क्रिया को समझे बिना आप क्रिया विशेषण समझेंगे तो ठीक नहीं, क्योंकि क्रिया विशेषण तो क्रिया पर निर्भर है। ऐसे ही संज्ञा को समझे बिना आप अगर विशेषण को समझे तो कैसे आप उस विषय को समझेंगे, क्योंकि विशेषण के जो डेफिनेशन होगा यानी उसकी परिभाषा होगी तो उसमें तो संज्ञा का नाम आएगा ही। जैसे विशेषण क्या है, विशेषण संज्ञा की कोई विशेषता बताता है। तो जैसे लाल घोड़ा, या समझ लीजिए लाल गेंद, या जैसे एक मेरे पास पुस्तक है ये छोटी किताब, तो किताब संज्ञा है, छोटी विशेषण है। तो विशेषण को अगर मुझे किसी को समझाना है तो पहले मुझे संज्ञा समझानी होगी उसको। तो इसलिए आप विषय में जब आगे बढ़ें तो पहले सरल से आगे बढ़िए, फिर जब आप संज्ञा को समझ लीजिए तो विशेषण समझना आसान हो जाएगा। वैसे ही क्रिया को समझ लीजिए तो क्रिया विशेषण समझना आसान होगा। फिर जब ये सब आप समझ जाएंगे, जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कहा जाता है, जो वर्ग होता है शब्दों का, ये सब समझ जाएंगे तो फिर आप वाक्य रचना की ओर जाएंगे। जब शब्दों का जो वर्गीकरण समझ जाएंगे तो वाक्यों का फिर वर्गीकरण करेंगे। जैसे अंग्रेजी में होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, फिर एक और होता है सिंपल सेंटेंस, और फिर एक और वर्गीकरण होता है जिसमें एक तो स्टेटमेंट होता है, निर्देश दिया जाता है या कोई संदेश अब तक पहुंचा जाता है, तो वो डेक्लरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फिर ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फिर जो विस्मय वाले सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो ऐसे अलग अलग जो वाक्य हैं उनके प्रकार। तो सरल चीज़ों से फिर आगे बढ़िए, जो कॉम्प्लेक्स हैं यानी जो थोड़े कठिन है या जो मिश्रित चीज़ें हैं, तो आप अपने विचारों में स्पष्टता पाएंगे। और अंतिम जो चौथा चरण है वो है, और अंतिम हर मामले में गणना को इतना पूर्ण और समीक्षा को इतना सामान्य बनाना कि मुझे विश्वास हो जाए कि कुछ भी छूटा नहीं रहा। मतलब कोई विषय छोड़िए नहीं जब विचार, जैसे आप व्याकरण पर अगर अच्छा अधिकार पाना चाहते हैं तो ये नहीं कि व्याकरण में आधा पढ़ लिए आधा छोड़ दिए, संज्ञा जान गए क्रिया को छोड़ दिए। तो आपको संज्ञा भी जानना होगा, क्रिया भी जाननी होगी। तो कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें आप हर उसके भाग को अपने जीवन काल में पढ़ सकते हैं। पर आजकल ज्ञान का विस्फोट हो गया है, या जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना का विस्फोट जिसे कहा जाता है, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन। तो हर विषय पर तो आदमी महारत हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि इतने सारे विषय हैं। तो इसीलिए आप जो भी एक अपना स्पेशलाइजेशन जिसे कहते हैं, एक कोई चुनिंदा विषय आपने चुन लिया है, मतलब सेलेक्ट कर लिया है, तो आपने जब अपने विषय को चुन लिया है तो फिर उस विषय में महारत हासिल करने के लिए उसको आप अलग अलग उसका विभाजन कर लीजिए और हर विभाजन में महारत हासिल कर लीजिए। तो उस विषय में तो कम से कम आपने महारत हासिल, जैसे व्याकरण है, व्याकरण एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बड़े ही आसानी से कुछ समय में अपने जीवन काल में उसको मास्टर कर सकते हैं, यानी उस पर हम अधिकार जमा सकते हैं या उसका अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे जब मैं संस्कृत व्याकरण पर एक वीडियो बनाऊँगा। तो यही थे वो 4 कदम
और आखिर में उन्होंने ये भी कहा है, सरल और आसान तर्कों की लंबी श्रृंखला जिसके माध्यम से ज्यामितिज्ञ यानी जो गणितज्ञ होते हैं, जो डायग्राम्स और उनसे काम करते हैं, ज्यामिति का जो शास्त्र होता है, सरल और आसान तर्कों की लंबी श्रृंखला जिसके माध्यम से ज्यामितिज्ञ अपने सबसे कठिन प्रदर्शनों के निष्कर्षों तक पहुंचने के आदी हैं, ने मुझे यह कल्पना करने के लिए प्रेरित किया कि सभी चीज़ें जिनके ज्ञान के लिए मनुष्य सक्षम है एक ही तरह से परस्पर जुड़ी हुई हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमसे इतना दूर हो कि हमारी पहुंच से परे हो, या इतना छिपा हो कि हम उसे खोज न सकें, बशर्ते कि हम झूठ को सच मानने से बचें और अपने विचारों में हमेशा एक सत्य को दूसरे से निकालने के लिए आवश्यक क्रम को बनाए रखें। यानी जब आप शुरुआत करें तो ये जांच लें कि जिन विषयों को आप मान रहे हो सच है कि नहीं तो गलत चीज़ से शुरू करेंगे तो गलत ही आप निष्कर्ष निकालेंगे। और दूसरी बात है कि क्रम से आप आगे बढ़िए, सरल से मिश्रित की ओर, और दूसरा है कि एक सत्य से दूसरे सत्य को आप निकालें। जैसे जो सत्य यानी एक जो सत्य है जो बाद में आता है वो पहले वाले सत्य पर निर्भर रहेगा जब तक आप करेंगे। तो जैसे आप किसी से भी बहस या जब तर्क वितर्क करते हैं, कुतर्क नहीं, जब कुछ चर्चा करते हैं या तर्क करते हैं तो आप पहले ये जानना चाहते हैं उस आदमी से, या उसको ये बताते हैं कि आपने कुछ ये चीज़ें मानी है कि नहीं, वहाँ कहेगा। फिर आप कहेंगे अगर आप ये मान रहे हैं तो आपको ये भी मानना होगा। तो अगर वो तर्क में विश्वास रखता है या तर्कपूर्ण उसकी चर्चा है तो वो हाँ ही कहेगा। तो इस तरह तर्क करने से भी हमारा बुद्धिबल जो है वो विकसित होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग पर आप भी जाइए, अच्छी अच्छी किताबें वहाँ से डाउनलोड कीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। धन्यवाद।